जय हिंद दोस्तों। रोटेशनल मोशन के इस रोमांचक सफर को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉपलिंग। ये टॉपलिंग क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज एक ब्लॉक है हमारे पास और वो ब्लॉक एक रफ सरफेस पर रखा हुआ है। अगर मैं इसको इंक्लाइन करूं सरफेस को, तो क्या ये ब्लॉक स्लाइड करेगा? ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ रिपोज पे। तो आप देखिए, जैसे जैसे मैं इसको उठाते आ रहा हूं, एक पर्टिकुलर एंगल पे ये बॉडी स्लाइड कर जाती है। दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिपोज। अब एक काम करते हैं, अपन इस बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं। बॉडी को अपन ने ऐसे रखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको वापस लिफ्ट करा। आप देखिए क्या हुआ कि ये बॉडी ट्रांसलेट करने की जगह कुछ अलग हो गया। यहां पर ये बॉडी पलट गई। दिस पलटी इज कॉल्ड एज टॉपलिंग। यही हमारा टॉपलिंग है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक बॉटल है और मैं बॉटल के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं। अब देखो ये बॉटल मूव नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि रीजन फ्रिक्शन है। यहां पर सरफेस पे फ्रिक्शन होगा। अब मैंने ऊपर फोर्स लगाया, देखो अभी ये मूव नहीं की क्योंकि फ्रिक्शन है। अब मैं काम करता हूं, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाता हूं। तो मैंने यहां फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं की। यहां फोर्स लगाया, देखो बॉडी हल्की से टिल्ट होने की कोशिश कर रही है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा और ऊपर फोर्स लगाते हैं, देखो बॉडी ज्यादा टिल्ट हुई। अब मैंने इसको छोड़ दिया, देखो बॉडी वापस आ गई। एक काम करते हैं, थोड़ा फोर्स और बढ़ाते हैं, ये देखो और टिल्ट हुई। फिर छोड़ दिया, ये बॉडी वापस आ गई। अब मैं काम करता हूं और फोर्स बढ़ाते हैं, ये बॉडी अब टिल्ट होकर वापस नहीं आ रही है, ये हो गई है रोटेट। राइट? तो यहां पर यही कंडीशन होती है बेटा टॉपलिंग की, कि बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स लगाने के कारण बॉडी रोटेट कर जाती है। राइट? चलिए अब समझते हैं ये होता कैसे है। मान लीजिए ये रफ सरफेस है, मैंने उस पर फोर्स लगाया इधर इधर, और जैसे ही मैंने ऊपर फोर्स लगाया, ये बॉडी ट्रांसलेट करने की बजाय रोटेट कर गई। ट्रांसलेट क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि फ्रिक्शन था। चलिए अब आशी का क्वेश्चन है, सर नॉर्मल शिफ्ट हो सकता है क्या? रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं। यहां पे आप देख सकते हो एक बॉडी ली मैंने, और इस बॉडी के ऊपर बताओ बच्चों कितने फोर्स लग रहे होंगे? 1 2 3, शाबाश, 2 फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से? एक लग रहा है नॉर्मल और एक लग रहा है एमजी। राइट? चलिए अब आप एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे छोटे 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 मास पार्टिकल कंसीडर कर लूं जिससे ये पूरा ब्लॉक बना हुआ है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो ग्रेविटी है वो हर छोटे छोटे मास पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रही होगी, एमजी? लेकिन आपने देखा होगा इन सबका इफेक्टिव मास क्या हम सेंटर पे कंसीडर कर लेते हैं? एमजी। राइट? सिमिलरली जो बेस एरिया है, क्या नॉर्मल कॉन्टैक्ट सरफेस पे लग रहा है? अगर नॉर्मल कॉन्टैक्ट सरफेस पे लग रहा है तो आप देखिए हर सरफेस पे इक्वली लगना चाहिए, जो कि आपको एनिमेशन से दिख रहा है। बट हम एनिमेशन से देख तो सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट किस पॉइंट पे लग रहा है एग्जैक्ट, क्या ये निकाल सकते हैं? मान लेते हैं आपके सामने मैं 3 केस देता हूं। एक केस में नॉर्मल सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट में लग रहा है, एक केस में नॉर्मल सेंटर से पास हो रहा है, और थर्ड केस में नॉर्मल देख लेते हैं थोड़ा सा राइट से पास हो रहा है। अब आप बताइए कि अगर बॉडी रेस्ट पर है तो इनमें से कौन सा केस वैलिड है, ट्रू है? चलिए आपको एक चीज 100% क्लियर होगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होती है इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में होती है, और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब नेट फोर्स भी 0 होगा बॉडी के ऊपर, और नेट टॉर्क भी 0 होगा। समेशन ऑफ फोर्सेस शुड बी 0 एंड समेशन ऑफ टॉर्क शुड बी 0। दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। चलिए पहले ट्रांसलेशन की बात करते हैं। बॉडी पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है ऊपर, एक लग रहा है नीचे। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कैसे लगेंगे? N इक्वल टू mg। क्या तीनों केस में वैलिड है? N इक्वल टू mg, N इक्वल टू mg, N इक्वल टू mg। चलिए अब देखते हैं क्या नेट टॉर्क भी लग रहा है। आप देखिए अगर मैं नेट टॉर्क निकालूं किसी भी पॉइंट के अबाउट, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होना चाहिए बच्चों? 0। चलिए तो नेट टॉर्क में काम करता हूं, सेंटर के अबाउट निकाल लेता हूं। नेट टॉर्क अबाउट सेंटर शुड बी 0। अब आप बताइए कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 फोर्स। फर्स्ट वाले केस में देखते हैं, मैं मान लेता हूं इन दोनों के बीच की दूरी x है, तो टॉर्क ड्यू टू mg प्लस टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल
इन दोनों का टॉर्क का समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब आप देखिए ये जो mg वाला फोर्स है ये तो सेंटर से ही पास हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है mg सेंटर ऑफ मास पे लगाया जाता है, और मैं जो टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूं वो भी सेंटर के अबाउट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इसका टॉर्क तो 0 हो गया भैया। अब देखिए नॉर्मल का टॉर्क तो n इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। अब आप डायरेक्शन देखिए फर्स्ट केस में तो हो जाएगा r क्रॉस f, क्या डायरेक्शन माइनस क्या पा रही है, बट एक चीज तो अपने को क्लियर है भैया कि नेट टॉर्क 0 होना चाहिए क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब नॉर्मल 0 तो हो नहीं सकता। अगर n इंटू एक्स 0 है इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई भैया 0। इसका मतलब हमारे ये दोनों केस हो गए गलत। क्लियर है, नॉर्मल इस केस में कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा। चलिए अब हम देखते हैं, आपके सवाल पे आ जाते हैं जो आपने पूछा था कि क्या नॉर्मल शिफ्ट हो सकता है। यहां पे आप देखिए मैंने फिर से वो बॉडी ली और यहां पे नॉर्मल mg इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया मैंने। अब अगर मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता ऐसा F, और आप देखिए ये सरफेस सफिशिएंटली रफ है। सफिशिएंटली रफ का मतलब क्या, भैया कितना ही फोर्स लगा लो मैं नहीं हिलूंगी, मैं नहीं हिलूंगी भैया। तो इसका मतलब 100% भैया फ्रिक्शन लग रहा होगा जो इसको रोक रहा होगा। और अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड क्या बराबर बराबर होंगे। अच्छा तो अब देखिए मैंने फोर्स लगाया ऐसे तो फ्रिक्शन भी लग गया ऐसे। अब यार अपन ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, सपोज दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगते हैं जो बॉडी को रोटेट करा दें, इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी बताइए, क्या कपल, शाबाश। तो आप देखिए यहां पर सेंटर के अबाउट ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए नेट फोर्स तो 0 है बट नेट टॉर्क 0 नहीं है। इसका मतलब ये जो फोर्स और फ्रिक्शन दोनों मिलके घुमाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। अब आप मुझे बताइए कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये रोटेट तो नहीं कर रही है, मतलब अगर ये दोनों मिलके गिराने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं गिराने की कि ये गिर जाए, कोई तो मसीहा होगा जो बचाएगा। कौन मसीहा बनेगा भैया, mg या नॉर्मल, सोच के बताइए, mg बनेगा या नॉर्मल। शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। यहां पर आपको पता है mg तो सेंटर से लग सकता है, ये नॉर्मल ही एकमात्र है जो बचा सकता है इस बॉडी को रोटेट होने से। लेकिन अगर ये सेंटर पे लग गया तो इसका टॉर्क तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये बात तो 100% क्लियर हो गई कि इस पर्टिकुलर केस में ये सेंटर पे नहीं लगेगा, कहीं शिफ्ट होके लगेगा। आप देखिए मैं मान लेता हूं कि ये x डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, राइट। अब देखिए अगर मैं फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाऊं तो फ्रिक्शन फोर्स भी अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा और ये दोनों मिलकर बॉडी को गिराएंगे, लेकिन नॉर्मल क्या करेगा, फिर बचाएगा। लेकिन इस बार नॉर्मल को अपनी ज्यादा शक्तियां लगानी पड़ेगी, इसका मतलब टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा। देखो वो और शिफ्ट हो गया। मैं जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जा रहा हूं बढ़ाते आ रहा हूं बढ़ाते आ रहा हूं, नॉर्मल शिफ्ट होते आ रहा है। लेकिन बेचारा नॉर्मल की एक मजबूरी है कि नॉर्मल बॉडी के बाहर थोड़ी लग सकता, ज्यादा से ज्यादा वो बॉडी के एक्सट्रीम एंड तक जा सकता है। आप देखिए अगर मैं टोटल एज लेंथ को यहां से यहां तक की अगर मैं एज लेंथ मानूं a, तो बॉडी का जो नॉर्मल शिफ्ट हो सकता है वो सेंटर से लेके यहां तक दैट इज a/2 शिफ्ट हो सकता है। क्या ये चीज क्लियर है आपको, करेक्ट। मतलब नॉर्मल का शिफ्ट होना कंपलसरी हो जाएगा अगर ये दोनों मिलकर इसको गिराएंगे तो, और मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकता है वो a/2, इससे ज्यादा वो शिफ्ट नहीं हो सकता। चलिए अगर मैंने फोर्स बढ़ा दिया अब क्या होगा, देखो बॉडी टॉपल कर गई, क्लियर है। चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, यहां पे एक बॉडी लिया मैंने जो कि 10 kg की है, इसके डायमेंशन भी 10x10 है। अब आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर मैं लगा रहा हूं फोर्स, बॉडी है रेस्ट पर और सफिशिएंटली रफ सरफेस है, मैंने लगाया 30 न्यूटन का फोर्स। अब एक चीज अपने को 100% क्लियर है कि इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ जिसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 30, एक mg लगेगा फोर्स नीचे की तरफ और एक नॉर्मल लगेगा। क्या बच्चों नॉर्मल सेंटर से लगेगा, हाँ या ना, ग्रेट।
नॉर्मल सेंटर से नहीं लगेगा, नॉर्मल क्या शिफ्ट होके लगेगा थोड़ा सा। चलिए मैं मान लेता हूं नॉर्मल शिफ्ट हुआ कुछ x डिस्टेंस, यहां से यहां तक अपन डिस्टेंस को मान लेते हैं x, करेक्ट। चलिए अब मैं क्या करता हूं, बॉडी के ऊपर किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क लगाने की कोशिश करता हूं, राइट। अब देखिए सबसे सूटेबल पॉइंट कौन सा है नेट टॉर्क लगाने के लिए, आपके ऑप्शंस देता हूं मैं, ए इस पॉइंट पे, बी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, या सी जिस पॉइंट से नॉर्मल पास हो रहा है उसके अबाउट। करेक्ट, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क को जीरो कर सकते हैं क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा है बच्चों, सबसे बेस्ट पॉइंट है सी पॉइंट। क्यों? क्योंकि आपको उसका लॉजिक पता है, जब किसी पॉइंट से ज्यादा नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो आप उसी पॉइंट पे टॉर्क निकाल लो, कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं। तो मैं इस बार नेट टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूं बच्चों, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट सी। तो यहां पे क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू mg प्लस टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल प्लस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन एंड टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स F। अब आप देखिए फ्रिक्शन भी यहीं से पास हो रहा है और नॉर्मल भी यहीं से पास हो रहा है, तो फ्रिक्शन और नॉर्मल, क्या इन दोनों का टॉर्क जीरो हो गया? अब बचा क्या, mg इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी मानी है मैंने x। अब इसका टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आपको अबाउट पॉइंट सी निकालना है, राइट। r क्रॉस f कीजिए, क्या रहा है ये, प्लस के कैप, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, और यहां पे आएगा दिस प्लस। अब टॉर्क ड्यू टू f मतलब f इंटू डिस्टेंस कितनी है, आप देखिए इस पॉइंट से यहां तक की दूरी क्या 10 है, तो ये जाएगा f इंटू 10। डायरेक्शन, डायरेक्शन आप देखिए r क्रॉस f, क्या माइनस क्या आ रहा है। एक चीज और क्लियर होगी अपने को कि अगर दो टॉर्क का सम जीरो हो रहा है, इसका मतलब एक प्लस के में होगा दूसरा माइनस के में होगा, तभी तो जीरो हो पाएंगे। क्लियर है? चलिए तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरा mg इंटू एक्स शुड बी इक्वल्स टू f इंटू 10। अब mg कितना दे रखा है अपने को, 10 इंटू जी की वैल्यू 10, इसको x रख लीजिए, फोर्स अपने को दे रखा है f इंटू 10। अब देखिए 10 गेट कैंसिल विद 10, फोर्स की वैल्यू अगर मैं जैसे ही 30 पुट करता हूं तो मेरे x की वैल्यू आ गई 3 मीटर। इसका मतलब जो नॉर्मल है वो सेंटर से 3 मीटर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आप बताओ, अगर मैं 40 न्यूटन फोर्स लगाता तो आप यहां पे f की जगह पे क्या इजीली f की जगह आप 40 जैसे ही पुट करेंगे तो आपका x क्या 4 मीटर आ जाएगा, मतलब नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। बताइए नॉर्मल मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकता है, नॉर्मल मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकता है बच्चों? ग्रेट, नॉर्मल मैक्सिमम क्या 5 मीटर शिफ्ट हो सकता है। अगर नॉर्मल मैक्सिमम 5 मीटर शिफ्ट हो सकता है तो उस केस में मैक्सिमम फोर्स में कितना अप्लाई कर सकता हूं उस बॉडी पे, आप देखो उस केस में 50 न्यूटन फोर्स में बॉडी पे अप्लाई कर सकता हूं। क्लियर है? चलिए अब अपन एक केस लेते हैं जहां पे मैं फोर्स अगर मोर देन 50 न्यूटन लगा देता, अब भैया नॉर्मल शिफ्ट नहीं हो सकता, अब तो बॉडी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी, टॉपल हो जाएगी यहां से। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा यहां पे अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन एंड फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट द स्लिपिंग। आपसे पूछा है मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेट दैट द ब्लॉक विल टॉपल बिफोर स्लिपिंग एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट टॉपलिंग अकर्स बिफोर स्लिपिंग। चलिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि बॉडी m मास की है, इसकी लेंथ और विड्थ दे रखी है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका क्या है, थीटा। अब देखिए एक काम करते हैं अपन, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे आपको पता है यार एक फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ जिसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा मेरा mg sin थीटा एंड नेक्स्ट कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू इट mg cos थीटा। ये मैंने कौन से mg फोर्स के कंपोनेंट कर लिए, ठीक है। चलिए अब सेकंड फोर्स कौन सा लग रहा होगा, सेकंड फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर नॉर्मल। अब नॉर्मल सेंटर से पास होगा या मैं एक्सट्रीम केस ले लूं,
अगर मुझे बॉडी को गिराना है या मैं ऐसा कहूं जस्ट गिरने से बचाना है तो नॉर्मल सेंटर की बजाय शिफ्ट होके क्या अपने एक्सट्रीम एंड पे आ जाएगा, यहां पे, राइट। चलिए और कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। तो एक फोर्स हम फ्रिक्शन बना लेते हैं पीछे की तरफ। तो हमने तीनों फोर्स बना लिए, नॉर्मल, mg और फ्रिक्शन। अब आप देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं लगाता हूं नेट टॉर्क की इक्वेशन। किस पॉइंट पे, पॉइंट सी के अबाउट, किसी भी पॉइंट पे लगा सकते हैं, सी के अबाउट इजी हो जाता है। चलिए तो आप देखिए नेट टॉर्क अबाउट सी शुड बी 0 होना चाहिए। सो टॉर्क ड्यू टू mg cos थीटा प्लस टॉर्क ड्यू टू mg sin थीटा शुड बी 0, क्योंकि मुझे पता है नॉर्मल और फ्रिक्शन क्या उसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। चलिए तो ले लेते हैं अपन mg cos थीटा इनटू, अब डिस्टेंस देखिए बेटा, यहां से यहां तक की दूरी आप देख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस a है, तो ये क्या a/2 हो जाएगी, a/2, डायरेक्शन माइनस के क्या प्लस mg sin थीटा इनटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, b/2। देखिए टोटल डिस्टेंस b है, तो ये हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, b/2, डायरेक्शन प्लस के क्या, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो आई गेट mg sin थीटा इंटू b/2 should be equals to mg cos theta into a/2. This mg get cancelled with mg, 2 get cancelled with 2. You'll get tan theta equals to a/b. ये हमारी टॉपलिंग की कंडीशन आ गई, tan theta equals to a/b। क्लियर है। चलिए यार क्यों ना अपन अपनी सोच बदलें, नजर बदलें तो नजारे बदलेंगे। चलिए मैं एक शानदार मेथड बताता हूं आपको, ज्योमेट्रिकल मेथड। हम यहां पर टॉर्क वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे प्योर शुद्ध फिजिक्स प्लस ज्योमेट्री। आप देखिए यहां पर मान लीजिए ये ब्लॉक है जिसकी साइड ए है और हाइट इसकी बी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ब्लॉक को टॉपल कराना है, या मैं ऐसा कहूं जस्ट टॉपलिंग से बचाना है, क्रिटिकल केस, राइट। इसका मतलब नॉर्मल एकदम एंड पे शिफ्ट हो जाएगा और बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क क्या 0 लगाता हूं मैं। अब थोड़ा सा सोचो कि बॉडी के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, टोटल 3। कौन कौन से, एक लग रहा है नॉर्मल, एक लग रहा है mg और एक लग रहा है फ्रिक्शन। यहां मैंने नॉर्मल लगाया, यहां मैंने फ्रिक्शन लगाया और अब मुझे mg लगाना है। आप सोचिए थोड़ा सा कि अगर मैं mg फोर्स लेता हूं और टोटल टॉर्क अगर 0 आ रहा है और मैं अगर टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहा हूं, सोचना जरा, अगर मैं टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहा हूं, नेट टॉर्क 0 तभी आता है जब सारे फोर्सेस उसी पॉइंट से पास हो रहे हो। अरे हाँ कि ना। चलिए इसका मतलब यह हुआ कि सेंटर ऑफ मास अगर इधर है तो 100% mg को इधर से ही पास होना पड़ेगा। क्या यह चीज आपको क्लियर है? अगर यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, यहां आपने फिजिक्स लगा लिया, अब खेल बचा ज्योमेट्री का। चलिए आइए, तो आप देख सकते हो यहां से यहां तक की दूरी बेटा क्या b/2 है और यहां से यहां तक की दूरी क्या a/2 है, राइट। अब देखिए अगर यह एंगल थीटा है तो अपन ज्योमेट्री से बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा, राइट। कैसे बोल सकते हैं, सोचिए, अगर यह एंगल थीटा है तो मैं ये वाला एंगल भी थीटा ले सकता हूं, राइट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहां पर मेरा tan थीटा क्या आ गया, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका मतलब a/2 डिवाइडेड बाय b/2। अरे भैया a/b क्या डायरेक्ट ज्योमेट्री से आ गया आपका? क्या 100% क्लियर है आपको ये चीज? चलिए अब एक कंडीशन देखते हैं। हमें देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि बॉडी स्लाइड कर जाए टॉपल करने के पहले या टॉपल कर जाए स्लाइड करने के पहले। तो केस देख लेते हैं। हम देखते हैं टॉपलिंग
बिफोर स्लाइडिंग। यहां पे आप देखिए क्या होगा, मुझे पता है टॉपलिंग का एंगल कितना निकाला मैंने, टॉपलिंग का एंगल निकाला a बाय बी, और अगर बॉडी को स्लाइड करना होता है तो एंगल क्या एंगल ऑफ रिपोज के बराबर आता है, थीटा आर इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज, जो कि म्यू के बराबर होता है। अगर बॉडी को टॉपल करना है बिफोर स्लाइड करने के, तो आपको ये चीज तो क्लियर होगी भैया कि टेन थीटा एस, या मैं बोलूं थीटा आर एंगल ऑफ रिपोज क्या बड़ा होना चाहिए टेन थीटा टी से। मतलब अगर मेरा म्यू बड़ा हो गया a बाय बी से, देन द बॉडी विल टॉपल बिफोर स्लिपिंग। और अगर उल्टा केस करना है तो आप इनइक्वालिटी को चेंज कर दीजिए। क्लियर?